वॉर, जब तक वॉर प्रॉफिट देते रहेंगे तब तक वॉर होते रहेंगे। ये एक फैक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। एंशिएंट टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन क्या इस पूरे टाइम में हम इवॉल्व नहीं हुए? यानी कि क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो एक सोल्यूशन तो कहा जाता है कि देखो, जो बीच के इश्यूज हैं, बीच के इश्यूज मींस जो दो नेशंस के बीच के इशू हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर नेशन जैसा आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने नहीं देखा होगा कि भारत में दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं कि हम तो अपनी अपनी आर्मी को कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएंगे एक दूसरे राज्य के खिलाफ। कारण एक नेशनल गवर्नमेंट, एक नेशनल आइडेंटिटी सुप्रीम है। तो क्या वर्ल्ड एक ऐसी आइडेंटिटी अपनी बना सकता है जिससे कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से इतना नुकसान होता है दुनिया को, वो अवॉइड की जा सके? तो ये डिबेट का इशू है। खैर, आज हमारा डिस्कशन का इशू है ताइवान। ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए और रीसेंट पास्ट में क्या चल रहा है ताइवान में? हेडलाइन देखिए, चाइना टारगेट्स ताइवान विद मिलिट्री एंड इकोनॉमिक मेजर्स आफ्टर पेलोसी विजिट। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि पेलोसी विजिट यानी कि जो यूएस स्पीकर की विजिट यहां पर हुई है, तो इसकी वजह से चाइना को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या है इसके पीछे के यू कैन से जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस? तो हमें जानना होगा। सबसे पहले तो जरा देखिए जो स्टेटमेंट यूज की गई है मिस्टर शी जिनपिंग द्वारा। वो कह रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट से, यू आर प्लेइंग विद फायर, और फायर से खेल रहे हैं तो यानी कि नुकसान आपको होने वाला है। अब जरा स्टेटमेंट देखिए बाय नैंसी पेलोसी। ताइवान ऑनर्स अमेरिकाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ताइवान्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और ये पूरी जो अभी हम रेमिफिकेशंस देख रहे हैं, जो टेंशन देख रहे हैं, इसकी जो जड़ है वो यहां से शुरुआत होती है। आप कहेंगे कि मतलब समझ में नहीं आई बात, इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात लग रही है। मुद्दा ये है, ताइवान का स्टेटस जो यूएस समझता है वो स्टेटस चाइना नहीं समझता ना। यानी कि हमें इनके इतिहास में जाना होगा। देखिए, चाइना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। चाइना का कहना है कि ताइवान जो है एक रेबल चाइल्ड की तरह है, एक ऐसा बच्चा है हमारा जो अभी मान नहीं रहा है, लेकिन है तो वो फैमिली का पार्ट ही। यानी कि चाइना कहता है कि ताइवान कोई अलग से देश है ही नहीं, एक्चुअली वो चाइना ही है। ताइवान का कहना है कि देखो ऐसा है, हम अलग देश तो हैं ही, और जो आप है ना वो भी हमारा पार्ट है। आप में से कई लोगों को शायद ये सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन जब आप चाइना ताइवान के इतिहास में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली क्या थे डायनामिक्स। जरा इतिहास में लेकर चलते हैं आपको, जहां पर आज आप चाइना देख रहे हैं जिसको हम PROC कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिस पे राज करती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP। तो जब अगर हम 1930s में जाएं तो हम देखते हैं कि देखो एक समय पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट फोर्सेस के बीच में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस चल रही थी। आज जैसे एक संगठित राष्ट्र आप देख रहे हैं चाइना में, पहले ऐसा नहीं था। पहले डायनेस्टीज होती थी इसी एरिया में मल्टीपल, और उसके बाद कई ऐसे एरियाज थे जो वॉर लॉर्ड्स द्वारा चलाए जाते थे। कुछ ऐसे एरियाज थे जो कॉलोनियल पावर के इन्फ्लुएंस में चलते थे। तो ऐसे में आवाज उठी कि एक राष्ट्र बनाना है। तो अब कैसे बनेगा एक राष्ट्र? तो एक आइडिया तो था KMT का, कुमिनटांग, जिसको लीड कर रहे थे चिंग काई शेक, और दूसरी तरफ था कम्युनिस्ट आइडिया जिसके फॉरमोस्ट जो लीडर बने वो माओ जेडोंग बने। शुरुआती फेज में माओ जेडोंग वीक चल रहे थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी वाज ऑन वीकर पोजीशन, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किसका था? चाइना के ऊपर कौन है? USSR। तो ऐसे में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई और सिविल वॉर में हार मिली KMT को, कुमिनटांग को। ऐसे में जो चिंग काई शेक की पार्टी और उनके जो समर्थक थे वो इस मेनलैंड चाइना से इस तरफ आते हैं, और यहां ये फॉर्मोसा आइलैंड था जहां पर ताइवान बना, और वो यहां पर आकर रहने लगते हैं। देखिए, इस टाइम पर वो कह रहे थे कि ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनका कहना है कि एक्चुअली पूरा चाइना हमारे आइडियाज के हिसाब से चलेगा, कुमिनटांग के आइडियाज के हिसाब से चलेगा, और ये भी हम एक दिन क्लेम कर लेंगे। ऐसी बातें ये कह रहे थे। बल्कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका कहना था कि ये अपना ही एरिया है, अभी थोड़ा सा रेबल चल रहा है, तो भविष्य में ये फुल्ली हमें मान लेगा कि देयर इज वन यूनिफाइड चाइना। तो एक स्कॉलर का कहना है कि ताइवान इज अ एक्सीडेंटल स्टेट, यानी कि एक एक्सीडेंटल गवर्नमेंट है कि इतिहास में कुछ एक्चुअली रिकंसिलिएशन पॉलिटिकल नहीं हो पाया उस दौरान, और इस वजह से ताइवान एक अलग से नेशन बन गया। मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआती फेज में आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ठीक है कंट्रोल कर लिया इस एरिया को, चाइना को, लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जब ये मेनलैंड कंट्रोल कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात थी? ये उसी टाइम पर उसको यूनिफाई कर लेते। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए ना कि ताइवान यानी कि उस टाइम पर रिपब्लिक ऑफ चाइना
जिसको एक्चुअली जिसके किसके कर कमलों से वो बन रहा था, वो थी KMT कुमिंटांग। उसके पीछे किसका हाथ था, जरा उसको तो सुन लीजिए। वो थे वेस्टर्न पावर्स, यूएस, इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, P5 जिनको हम कहते हैं। तो उस टाइम एक जो मेंबर था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था, PROC नहीं था, राइट। तो देखिए, अगर आपको आपके पीछे सही लोगों का, सही देशों का सपोर्ट हो तो देखिए क्या स्टेटस होता है आपका। तो यानी कि वो समर्थन की वजह से ये बच गए। अब आप कहेंगे कि सर ये यूएस, वेस्टर्न नेशंस ने इसको एक अलग देश बनने क्यों दिया, उनका क्या इसमें मतलब निकलता है? अरे मतलब निकलता है, वो पीरियड था कोल्ड वॉर का पीरियड, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म एज अ ब्लॉक, चाइना, यूएसएसआर, और इसके विरोध में कौन खड़ा था? यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। तो वो तो चाहेंगे ना कि अगर कोई फोर्स ऐसी है यहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी को टक्कर दे रही है, तो एक्चुअली इसको तो ऐसा सेपरेट एग्जिस्टेंस हमें देना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने रिकॉग्निशन रखा ताइवान का। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद इतिहास बदला कैसे? मतलब फिर हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना क्लोज आ गए। जी हां, देखिए, जरूरतें बदलती हैं तो रिश्ते बदल जाते हैं। तो सेम ताइवान के साथ हुआ। अब जब मैं 1970s की बात करता हूं और स्पेसिफिकली निक्सन की विजिट की बात करता हूं, जब मिस्टर निक्सन यूएस प्रेसिडेंट चाइना आते हैं, तो कहा जाता है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको बदलने वाली विजिट कही जाएगी। और वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट नेशन के लीडर, जो कि फ्लैग बियरर था कैपिटलिज्म का, यूएस, उसके लीडर चाइना आ रहे हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, और किस लिए आ रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा जो एंगेजमेंट है वो और ज्यादा मजबूत होगा। जबकि 1970s ये वो समय था जब ऑलरेडी यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था। तो फिर ये विजिट ऐसे हो क्यों रही है? कारण था कि चाइना में भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया था। माओ जेडोंग बूढ़े हो चुके थे, जा रहे थे, और उनकी जगह लीडरशिप ले रहे थे डेन जियाओपिंग, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। डेन जियाओपिंग ने समझ लिया था कि देखो, आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पावर, और इकोनॉमिक पावर के लिए करना पड़ेगा ट्रेड, और ट्रेड के लिए कम्युनिस्ट प्रिंसिपल से ट्रेड को मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने देख लिया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, पॉलिटिकली तो हम कम्युनिस्ट ही रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली पैसा कमाने की जहां बात आएगी तो वहां पर हम कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। तो जब ये चेंज देखा, तो अब जरा देखिए यूएस के लिए। अब यूएस की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जरूरत थी ऐसी जगह की जहां पर सस्ते दाम पर उनकी कंपनीज अपने प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर कर सकें और दुनिया भर में बेच सकें। तो मुझे बताइए, क्या वो फैसिलिटी ताइवान उनको दे सकता था या चाइना उनको दे सकता था? आपकी तुरंत आवाज आनी चाहिए, सर चाइना क्यों? चाइना इतना बड़ा एरिया है, वहां पर स्किल्ड लेबर पर काम चल रहा था, राइट। और जो उनकी पॉलिसीज थी, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शेंजन, ग्वांगझाओ, फूजियान, इतने सारे एरियाज उन्होंने डेवलप कर दिए थे कि आप आसानी से आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, स्किल्ड लेबर मिलेगी, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एक्सपोर्ट करने की सुविधाएं मिलेंगी। तो यानी कि यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यूएस की कंपनी सस्ते में यहां से प्रोड्यूस करेंगी, दुनिया भर में बेचेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा यूएस को टैक्स की तरह मिलेगा। अब ताइवान यहां पर देख रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, अभी तक तो मेरे पीछे खड़ा था यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए, अब यूएस और चाइना एक साथ हो गए, तो क्या ताइवान से दूरियां हो गई? जी हां, क्योंकि चाइना ने कहा रिश्ते हम बनाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, वन चाइना पॉलिसी। आपको मानना पड़ेगा कि एक ही चाइना है, दो चाइना नहीं है। ताइवान जो स्ट्रेट है, इसके इधर इधर दो देश नहीं है। यूएस ने यहां पर एक स्ट्रेटेजिक, यू कैन से, एम्बिगिटी का गेम खेला। एम्बिगिटी का मतलब है किसी बात को इस तरीके से कहना जिसके दो मतलब निकल सकते हो, और स्ट्रेटेजिक वर्ड में यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि अपने फायदे के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो यूएस ने करा क्या? यूएस ने कहा कि देखो ऐसा है, हम मानते हैं वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि हम ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए नेशन, और इंटरनेशनल लेवल पर उसका रिजल्ट दिखा भी, यानी कि ताइवान अब, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था। अब इसकी जगह आ चुका था PROC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें नजारे दिख गए हैं। ताइवान के साथ फिर क्या हुआ? क्या ताइवान को बिल्कुल छोड़ दिया? नहीं, ताइवान के साथ दो स्टेप पर रिलेशन रखा यूएस ने। कहा कि हम तो रिकॉग्नाइज करते हैं वन चाइना पॉलिसी को, लेकिन ताइवान के साथ हम इनफॉर्मल और डिफेंस टाइज रखेंगे, यानी कि उसको बनाने में हमने सपोर्ट किया है और आगे भी उसको जरूरत पड़ेगी। पता नहीं लग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए ताइवान जैसे देश की। तो ताइवान को हम डिफेंस के रूप में मजबूत करेंगे, इनफॉर्मल रिलेशन रखेंगे। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री चल रही थी इन दोनों की। तो इस बीच चाइना ने कहा चलो हम भी सोल्यूशन निकालते हैं, जब सब कुछ अच्छा हमारे फेवर में हो ही रहा है। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, वन कंट्री
टू सिस्टम पॉलिसी। ताइवान को कहा कि देश तो एक ही रहेगा, लेकिन तुम पर यह एहसान कर देते हैं कि एक जिस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है मेनलैंड चाइना में, वो तुम पर इंपोज नहीं करेंगे। तुम्हारे यहां मल्टी पार्टी आ गई हैं, उन्हें चलाते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक्सेप्ट कर लो कि आप भी चाइना ही हो। तो ऐसे में ताइवान का रिस्पॉन्स आता है कि इस गलत फहमी में मत रहिएगा, हम नहीं मानते इस बात को, हम तो ताइवान हैं। तो ताइवान ने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं इस बात को। इसके बाद ताइवान ने कहा जब चाइना जो है इतना यहां पर अब प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा है रिलेशन को बेहतर करने में, तो सिरे से दरकिनार नहीं करते, कुछ फायदे तो ताइवान के भी होने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है वो तो चाइना है। अब सोच लीजिए, अगर ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और चाइना और ताइवान वॉर की कंडीशन में आ जाते हैं, तो ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? ताइवान को होने वाला है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी के लिए तो रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत सारी हैं, ताइवान के लिए मेजर जो है वो चाइना है। तो ऐसे में ताइवान ने कहा चलो हम भी क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ विजिट्स, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो विजिट करेंगे चाइना में और नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे रिलेशन को। लेकिन एक बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो ये है कि ताइवान अलग से एक देश बना रहेगा, ये चाइना का पार्ट हम नहीं मानेंगे। अब देखिए, चाइना ने इंप्लीमेंट किया नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। ये एक नजराना था, नजराना मतलब कि एक एग्जाम्पल देख लिया ताइवान ने कि ऑल इज नॉट हैप्पी गो लकी। जैसे ही ये लॉ लगाया गया हांगकांग में, तो इससे पता लग गया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो ये एरियाज हैं उन पर अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। तो ऐसे में ताइवान अब और ज़्यादा सतर्क हो गया। अब उसने वेस्टर्न जो अपने पार्टनर्स हैं उनकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया कि जरा हांगकांग के साथ ये हो सकता है तो फिर हमारे साथ भी हो सकता है, तो कृपया करके ज़रा बताइए आप हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ताइवान ने एक्सेप्ट नहीं करा कि हम चाइना के पार्ट हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं है चाइना ताइवान के बीच। कारण क्या है? चाइना कहता है भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हम करते हैं देशों के साथ, आप अलग देश थोड़ी ना है, आप तो हमारी ही पार्ट हैं, तो हम आपको ऑफिशियली बुलाएं, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहें कि आप अलग देश हैं, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, वो आप किसी वर्क की वजह से, कुछ फैसिलिटीज की वजह से, ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए करना चाहते हैं, वो विजिट आप कर सकते हैं। अब इश्यूज क्या हो गए पेलोसी की विजिट से, इतना क्या दिक्कत हो गई? तो सबसे पहले तो ये आपको पता लग गया कि यूएस स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी बनाकर रखता है, यानी कि वन चाइना पॉलिसी को भी मानेंगे और उधर से ताइवान के साथ भी रहेंगे। अब क्यों? क्योंकि यूएस को फायदा है इससे। इनफॉर्मल एंड डिफेंस दिमाग में रखिएगा, मेंस का क्वेश्चन आए तो आपको लगाकर आना है, ठीक है। तो वाशिंगटन भी फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी। अब जरा देखिए यहाँ पर जो पेलोसी जी का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। तो चाइना कह रहा है कि हमें क्या बेवकूफ माना है क्या आपने? कह रहे हो वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, यानी कि आप कहना चाहते हो कि ताइवान तो हो गया डेमोक्रेसी और चाइना है वो ऑटोक्रेसी, जबकि चाइना खुद कहता है हम डेमोक्रेसी हैं, हम चाइनीज काइंड ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो चाइना कह रहा हम इन सब इशारों को आपकी समझते हैं, ये एक तरीके से एंटी चाइना नैरेटिव आप खड़ा करना चाह रहे हैं। और अगर आप ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं ताइवान में, तो इसका मतलब यह है कि आप ताइवान को अलग देश समझते हैं। आप नाम के लिए वन चाइना पॉलिसी की बात करें, नहीं तो अगर हमारा पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि ताइवान हमारा पार्ट है, तो हमसे पूछा आपने? हमसे तो नहीं पूछा, ताइवान में डायरेक्ट जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप वन चाइना पॉलिसी को दरकिनार कर रहे हैं। साथ में देखिए इनकी स्टेटमेंट में आ रहा है कि यूएस विल नॉट अबेंडन, मतलब अगर ताइवान कभी दिक्कत में आया तो यूएस उसके लिए खड़ा है। और ये कह रही है कि देखिए यूएस इज एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन यूएस एंड ताइवान। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ताइवान को इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन का एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट। यूक्रेन तो जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से भी वेस्टर्न नेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। तो अगर आपने सोचा कि ये प्राउड हैं और यह आपके साथ हमेशा खड़े हैं, अबेंडन नहीं करेंगे, और आपने कहा टक्कर ले ली जाए चाइना से, तो यू नेवर नो क्या हो जाए। फिर ऐसा भी होता है कि आप पीछे देख रहे हो यूएस कहाँ है, तो यूएस कह रहा हम आपके साथ हैं। तो साथ तो हैं, लेकिन अब वॉर की कंडीशन है, किस तरीके से साथ है, तो कहीं वहाँ गड़बड़ ना हो जाए, ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना। ताइवान के रिकॉग्निशन की बात करते हैं, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, 15 ऐसे देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उनके आपके राजनयिक ऑफिस है, मीन्स दे हैव डिप्लोमेटिक ऑफिस देयर, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को एज ऑफिशियल स्टेट।
तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट ताइवान। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए यार, 194 नेशंस में से मतलब 15 कंट्रीज, जी हाँ, कारण ये है ना कि सबको काम पड़ेगा चाइना से, और चाइना कहता है हमसे काम पड़ेगा तो वन चाइना पॉलिसी बोलना पड़ेगा। तो इस वजह से ताइवान का जो स्टेटस है रिकॉग्निशन का, दैट इज वीक, राइट। यू कैन से दैट 38 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑफिशियल फुल मेंबरशिप रखता है ताइवान। तो ये कुछ रिकॉग्निशन के कुछ ऐसे बेसिस हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई ताइवान ऐसा नहीं है कि रिकॉग्निशन रखता ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहां से ना एक प्रीलिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ताइवान इज नॉट हैविंग फुल मेंबरशिप, और डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं यहां से, ठीक है। तो वो बोल देगा WTO, एक ऑप्शन दे देगा एशिया पैसिफिक यानी कि एपेक का दे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देगा, फिर एक ऑप्शन दे देगा AIIB। तो मुझे बताइए ऑप्शन कौन से में एक्चुअली ताइवान मेंबर नहीं है? AIIB। क्यों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में है, चाइना का मेन रोल है वहां पर। वो कैसे फुल मेंबरशिप दे देगा सेपरेट एंटिटी ताइवान को? आपको दिमाग यही लगा लेना चाहिए, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे, थ्रेट टू चाइनीज सोवरेनिटी। अब चाइना का कहना है ये जो आपने बोल दिया है पेलोसी जी, हम तो सब समझ गए हैं, लेकिन ये थ्रेट है हमारी सोवरेनिटी पर, क्योंकि आप हमारे भाग में आ रही हैं और हमारे जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है ताइवान स्ट्रेट की, उसको डिस्टर्ब करना आप चाह रही हैं। हालांकि ये एक नैरेटिव है, इसके बियॉन्ड मैं आपको बताऊं क्या चल रहा है। मिस्टर शी जिनपिंग के आने से पहले इतना ज्यादा एग्रेसिव चाइना नहीं था। कहा जाता है कि मिस्टर शी जिनपिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं चाइनीज सेंचुरी को, और इसकी वजह से वो अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड वाली पॉलिसी रखना चाहते हैं। और जिस भी एरिया में देयर इज सम कंफ्यूजन, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो आपका ताइवान हो, तो वो चाहते हैं कि चाइना यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करे और इन एरियाज को फुल्ली इंटीग्रेट करे। वो इसमें नेशनलिज्म की भावना का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको वॉर पे जाना होता है ना, यू नीड पीपल्स बैकिंग। तो लोगों को कारण देने पड़ेगा, और कारण कैसे दोगे? लोगों को बताओगे कि देखो हम महान लोग हैं, चाइना इज अ मिडिल किंगडम, हम वो रिक्लेम कर रहे हैं जो हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा था। तो इस बेसिस पर फिर वो कहते हैं ये तो हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ बैक टू आवर गेम। हम कह रहे हैं कि चाइनीज सोवरेनिटी खतरे में है। अब जरा उसके कुछ एग्जाम्पल तो देख लीजिए। कुछ समय पहले मीडिया ने मिस्टर बाइडेन से पूछा कि अगर ताइवान को खतरा हुआ तो क्या यूएस डिफेंड करेगा? इन्होंने कहा यस। फिर कहा डिफेंड करेगा, यस आपने बोला, क्या मिलिट्रीली डिफेंड करेगा? तो उसमें भी रेस्पॉन्स आ गया था यस। इसके बाद ताइवान तो खुशी मना लेगा, ताइवान फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा हम धन्यवाद रखते हैं आपका। हालांकि इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊं, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। वॉशिंगटन में जब प्रेस ने वहां के ऑफिसर्स से पूछा कि क्या ये ऑफिशियल रेस्पॉन्स है कि यूएस जो है डिफेंस को अपने एक्चुअली एंगेज करेगा टू प्रोटेक्ट ताइवान, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो कमेंट ऐसे नहीं किया गया था, वो कमेंट एक्चुअली मोड़ तोड़ के एक्चुअली मीडिया ने पेश किया था। तो ऐसा लगा कि एक तरीके से इंडिकेशन भी दे दी कि हाँ हम ताइवान के साथ खड़े हैं, और पीछे बैक ट्रैक भी कर गए और धन्यवाद ताइवान से ले ही लिया था तब तक। अब देखिए जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री उनका कहना है कि जो आप कह रहे हो, जैसे पेलोसी जी कह रही हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है ताइवान, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि देखो आपको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं, यानी कि जो आपकी विजिट है और ये जो आपके एक्शंस हैं, दीज आर नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। आप केवल चाइना को अंडरमाइन करना चाहते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। कई सारे एक्शंस आप ऐसे ले रहे हैं ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, जो केवल चाइना को काउंटर करने के लिए हैं। ये ऑफिशियल नैरेटिव है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का। अब जरा दूसरा रिस्पॉन्स देखिए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का। उन्होंने कहा कि हम फुल्ली प्रिपेयर हैं, और देखिए अब वो आम जनता को इस नैरेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम जनता जो है चाइना की, वो फुल्ली प्रिपेयर है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ताइवान हमारा है, उस पर आंच भी आई तो हम काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं। तो वॉर से पहले लोगों को साथ में जोड़ा जाता है, वैसा ही कुछ इंडिकेशन हमें देखने के मिल रहे हैं। नाउ यूएस मेकिंग ताइवान सेल्फ रिलायंट। तो यूएस ऑलरेडी ताइवान को मिलिट्रीली हेल्प करता रहा है, राइट। वो इस वजह से करता रहा है कि कभी जरूरत पड़ी तो ताइवान इज वेल प्रिपेयर्ड। चाइना इज वॉचिंग यूक्रेन रशिया वॉर। अब चाइना ये देख रहा है कि अगर रशिया कर सकता है यूक्रेन में ऐसा, जब उसको लगता है कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है, तो क्यों ना यहां पर चाइना कर दे। क्योंकि अगर यहां पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हम देख रहे हैं कि यूएस अदर नेशंस के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, तो अगर ताइवान कब्जे में आ गया
तो सोचिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो यूएस के बेसिस हैं वो भी रीच में आ जाएंगे, रिसोर्सेज जो हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए जब भी वॉर करा जाता है, कोई भी आप एक्शन लेते हैं तो उसमें नफा नुकसान देखते हैं ना। तो अगर चाइना ने देखा कि भाई रिस्क है, खर्चा होगा, रिसेशन आ जाएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ तो वॉर कर दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में देखने के लिए मिलते हैं। एग्रीमेंट एक्सरसाइजेस, तो अब चाइना का कहना है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप ऑकस बना रहे हो, राइट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को आप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे रहे हो जिससे कि वो चाइना को काउंटर कर सके, यानी कि आप ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हो। क्वाड भी आपने इसलिए बनाया जिससे कि आप कह रहे हो कि चाइना इज द वन विच एक्चुअली फ्लाउट्स इंटरनेशनल रूल, लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो देखिए जब गलती करने वाला है वो अपने आप को गलत थोड़ा ना बताएगा। चाइना उसका एक वर्जन बताता है, चाइना कहता है ये जो हम कर रहे हैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो अपना वर्जन बताता है। डिस्प्यूट की एक खूबसूरत बात ये होती है कि दोनों पार्टी का अपना सच होता है और दूसरे के सच को समझने के लिए तैयार नहीं होता, और इसी के बहाने फिर वॉर जैसी कंडीशंस बनती हैं। चाइना बिगिंस अनप्रेजेंट मिलिट्री ड्रिल्स इन अराउंड ताइवान। अब ये पहली बार नहीं है, जब भी उसको लगता है कि ताइवान क्लोज जा रहा है यूएस के वेस्टर्न लॉबी के, तो वो क्या करता है, ताइवान के नदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में और आपके ईस्टर्न पार्ट में वो ड्रिल्स करने लगता है। और इस तरफ तो चाइना है ही, तो चाइना बता देता है देखो यहाँ तो हमारे बेस ऑलरेडी हैं, आपको सपोर्ट यहां से आएगा, इस तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा, यहां पर है ताइवान, तो तीनों तरफ हमने एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि हम प्रिपेयर हैं। जहां से भी सपोर्ट आएगा हम ऐसी कंडीशन खड़ी कर देंगे कि आपको सपोर्ट भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ताइवान कहता अच्छा फिर तो यानी कि बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा देखता रहा है, देखा जा रहा है। अब देखिए यहां पर एंड्रयू हेलगुन कह रहे हैं कि अगर वॉर की कंडीशन की बात करें वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत कॉस्टली है, केवल ताइवान के लिए नहीं, केवल चाइना के लिए नहीं, दुनिया के लिए कॉस्टली है। आप कहेंगे यार हमारे लिए कहाँ से कॉस्टली हो गया, हम तो इनके पंगे में पड़ भी नहीं रहे। आप ना भले एंगेज करें लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कैसे? आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी चीज़ों के लिए चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। अगर यही वॉर में एंगेज हो गए तो मुझे बताइए प्रोडक्शन होगा कि नहीं? कम होगा ना, और प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड आपकी बनी हुई है तो भाव बढ़ेंगे कि नहीं, तो वहाँ पर रेट बढ़ जाएंगे उन चीज़ों के। तो मुझे बताइए आपको अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो यानी कि फिर तो वॉर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो वॉर फिर हो सकने में, मतलब अगर वॉर होता है तो कौन से ड्राइवर्स होंगे? डोमेस्टिक ड्राइवर्स होंगे, घरेलू कारण हो सकते हैं। ताइवान को लगेगा कि यार फुल फ्लेज वॉर एक बार कर लें और रिकॉग्निशन ले लें, चाइना को लगेगा फुल फ्लेज वॉर एक बार कर लें और फिर फाइनली एसिमिलेट कर लें। तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। इट इज़ लेस लाइकली दैट वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ताइवान, क्योंकि ताइवान अगर फुल फ्लेज वॉर करेगा तो वो क्या गेन करेगा? रिकॉग्निशन में कुछ इंप्रूवमेंट इस वजह से नहीं आएगा ताइवान के, लेकिन हाँ चाइना स्टैंड्स टू गेन। जैसे कि रशिया ने एंगेज किया यूक्रेन में और उस एक बड़े पार्ट को, इससे पहले क्रीमिया को अपना पार्ट बना लिया, तो वो एग्जाम्पल एक्चुअली चाइना के फेवर में ज़्यादा फिट होता है। नाउ वाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारे काम की बात आ गई कि भाई हमारे अपने काम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स का हब कहा जाता है ताइवान। और सेमीकंडक्टर आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अरे ये क्लास हो पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर बीइंग यूज्ड, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपका लैपटॉप, वॉचेज, ये डिवाइस, सब जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रखा है। कार, आपके एरोप्लेन, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में अगर ताइवान दिक्कत में आता है तो सप्लाई रुक जाएगी। और ताइवान को अगर एक्वायर कर लेता है चाइना, तो इसका मतलब क्या है? दुनिया को सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, ताइवान उसका हब है, चाइना उसको कंट्रोल कर लेगा। तो मुझे बताइए चाइना एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पावर रखेगा कि नहीं रखेगा दुनिया के सामने? क्योंकि सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी ताइवान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब $100 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। ना ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो पहला तो हुआ सेमीकंडक्टर, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ज्योग्राफिकल लोकेशन। कैसे? ये फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है। अब आप कहेंगे क्या है फर्स्ट आइलैंड चेन? ये देखिए, ये है चाइना, तो ये वाली जो चेन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन, ठीक है? तो ताइवान आपका यहां पर आ रहा है, तो इस लिहाज से यूएस का मानना है कि जापान की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड पर उनके बेसिस हों, जिससे कि अगर इस तरफ कोई पावर अटैक करेगी तो उनके जो बेसिस हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। प्लस सिक्योरिटी डायनामिक्स में हमेशा वॉर होगा तभी उसी बेसिस पर हम बात नहीं करते, हम वॉर जैसी कंडीशन ना हो, इस वजह से फॉरवर्ड बेसिस हमारे होने ज़रूरी होते हैं जिससे वॉर जैसी कंडीशन ना हो। तो इस लिहाज से ताइवान की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई, यूएस के बेसिस है, क्योंकि इस एरिया में अगर यहाँ पर चाइना आ गया तो यूएस के जो फॉरवर्ड बेसिस है उनको वीक कर सकता है। तीसरा MEF, यानी कि मेटल्स हैं इस एरिया में, ताइवान वाले एरियाज में एनर्जी है और फिश हैं।
तो यानी कि रिसोर्स रिच रीजन है, तो इसको चाइना ले लेगा तो जाहिर सी बात है चाइना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब ऑप्शंस क्या हैं, एक्शंस कुड एक्चुअली चाइना कुड टेक। सबसे पहले तो बिगर एक्चुअली वॉरप्लेन इंकर्शंस, वो हम रिसेंट पास्ट में देख ही रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में 20 एक्चुअली फाइटर जेट्स, 30 ओवरऑल, एंड उसमें से 20 फाइटर एयर जेट्स एक्चुअली जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ताइवान का, उसमें एंटर कर रहे हैं। अब ऐसे में ताइवान को भी अपने प्लेन्स को उसमें मतलब यूज करना पड़ रहा है, सो दैट इट कैन एक्चुअली यू नो वेंड ऑफ दीज चाइनीज फाइटर जेट्स। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना को पता है कि भाई हम डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार इंकर्शंस क्यों कर रहा है। एक रीजन ये है कि वो एक्चुअली ताइवान की जो एयरफोर्स है उसको वीक करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज को डिप्लीट करना चाहता है, क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। दूसरा है फ्लाइंग वॉरप्लेन्स, नॉट जस्ट इन ADIZ, वो कह रहे हैं कि अब वो ताइवान में ही अपना एक्चुअली आगे भेज सकता है अपने फाइटर जेट्स को, जिससे कि और ज्यादा प्रोवोक कर दे ताइवान को, क्योंकि एक बार प्रोवोकेशन हुआ उसके बाद फिर वॉर होगा। मिसाइल टेस्ट नियर ताइवान ये पहले भी कर चुका है कि जो ताइवान के आसपास के आइलैंड्स हैं वहां पर मिसाइल अटैक हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो जिससे चाइना कहता है ये हमारी कैपेसिटी है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि आपका टेरिटोरियल वाटर है, वो कह रहा है ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, इसी वजह से हम वहां पर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पेन कैसे दिया जा सकता है, जैसे एम्बार्गोज लगा दिए जाए। अभी आपको बताया ताइवान डिपेंडेंट है, ट्रेड इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, तो ऐसे में अगर वो एम्बार्गो लगते हैं तो ताइवान की इकोनॉमी को नुकसान होगा, प्लस वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। जैसे चाइना का कहना है कि देखो जो ये ताइवान स्ट्रेट है, लेट मी शो यू दिस ताइवान स्ट्रेट, चाइना का कहना है इंटरनेशनल वाटर नहीं है, तो यूएस और वेस्टर्न पार्ट से कहता है इसको इंटरनेशनल वाटर समझ के मत आना इस तरफ, ये चाइनीज वाटर्स हैं। तो ऐसे में अगर इसको ब्लॉक करता है तो ऐसे में जो इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कर सकता है, इससे पहले भी चाइना ने करा है कि अपने जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं उनको वापस बुला लेता है। तो डिप्लोमेटिक, अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बुला लेने दीजिए वापस, नहीं। तो इस दौरान जो काम होते हैं, जैसे कि वहाँ से हमारे जो बिजनेसेस हैं, लोग हैं उस देश के, वो चाइना से एंगेज करना चाहते हैं या चाइना के लोग वहाँ पर करना चाहते हैं, तो उसमें डिसरप्शन आता है, नुकसान होता है। सीज एंड आइलैंड, ये एक प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि चाइना ऐसा कर सकता है। अभी 22 घंटे पहले मैंने एक आर्टिकल मतलब पढ़ा है जो 22 घंटे पहले बता रहा है, अपडेट आई है कि एक्चुअली जो ताइवान के सदर्न पार्ट में एक्चुअली चाइना कह रहा है कि हम उसको टेक ओवर कर रहे हैं। चाइना कह रहा है हम, ये हमारा ही पार्ट है ना। अब यहां पर किनमेन आइलैंड और पैराटस आइलैंड, दो आइलैंड चर्चा में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। ताइवान के आइलैंड है, अब जरा लोकेशन देख लीजिए, ये रहा पैराटस आइलैंड, हांगकांग से 320 किलोमीटर, 410 किलोमीटर ताइवान से और 490 फिलीपींस से, तो ये है पैराटस आइलैंड, तो ये भी अभी यहां पर चर्चा में है। तो आई थिंक ये इशू तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, द यूके हैज साइंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग डील विद विच कंट्री, तो किसके साथ यूके ने अभी ये डील साइन करी है, चर्चा में था, आंसर इज साउथ कोरिया। अब ये मेंस का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबल ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ताइवान वाले एरिया की, जापान वाले एरिया की, मतलब ताइवान से ऊपर वाले एरिया की। तो अगर ईस्ट चाइना सी स्टेबल रहेगा तो इससे इंडिया के इंटरेस्ट कैसे अलाइन होंगे और इसकी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, अभी क्या चल रहा है वहां पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक आप कर ही लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।